Limiting reactant means the reactant that is present in a limited amount. If you are doing any kind of a chemical reaction, you take two reactants for suppose, one in excess and one in lesser amount. So that reactant which you are going to take in a lesser amount is considered to be limiting reactant. The reactant that is consumed first when you are doing a chemical reaction, maybe there are 2-3 reactants. The reactant that is consumed first in a chemical reaction is considered as a limiting reactant, because you are taking its amount in a very less quantity that is used first and the reaction is stopped. Because if one of the reactant is consumed completely, then reaction will not proceed. So the proper definition for limiting reactant will be a reactant which is completely consumed earlier, लिविंग बिहाइंड द अदर रिएक्टेंट्स. वो रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए सबसे पहले अर्लियर, और बाकी रिएक्टेंट्स को एक्सेस में आपके सिस्टम में रिएक्शन में छोड़ दे, इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट. इसे आप एक जर्नल रूटीन की एग्जांपल से समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास है बर्गर, आपको पता है उसके लिए आपको बन चाहिए और कबाब चाहिए, ठीक है. और अगर आपने उसमें फॉर एग्जांपल चीज भी डालना है, ठीक है. सो आपके पास है 4 बन. एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे समझें कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है. और कबाब है आपके पास 3, ठीक है. बन है 4, कबाब है 3 और चीज के पीसेस हैं आपके पास 7. विच वन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट? चीज के पीसेस हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. Which one is a limiting reactant? Shazil Fazan, I want answer. Which one is a limiting reactant? Junaid, Subhani, जी बेटा, which one is a limiting reactant? इनमें से कौन सा आपको लगता है कि limiting reactant होगा? कबाब. ओके, कबाब लगता है शाजिल को. जी, एनीवन एल्स? बाकी किसी को कुछ भी नहीं लगता. ऑब्वियस सी बात है कबाब, बिकॉज कबाब 3 है, 4 बन्स हैं, तो आपके 3 बन्स यूटिलाइज हो जाएंगे फॉर दीज 3 कबाब्स. और आप अगर 2 चीज के पीसेस भी अगर आप इसमें पुट कर रहे हैं एक एक बर्गर में, तब भी 6 यूटिलाइज हो जाएंगे और एक फिर भी रह जाएगा. सो दैट मीन्स दिस कबाब इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट. ये लिमिटिंग रिएजेंट है आपका, ये पहले कंज्यूम हो जाएगा और उसके बाद आपके पास बन भी रह जाएगा और चीज के पीसेस भी रह जाएंगे. तो दोज आर इन एक्सेस. ये बन जो है और ये जो चीज का एक्स्ट्रा पीस है ये भी एक्सेस है, ठीक है. एक एक लगाते हैं तो फिर 4 बच जाएंगे. और अगर आप 2 चीज के पीसेस अपने बन में यूज करें, बर्गर में यूज करें, तो फिर एक रह जाएगा. सो दोनों कंडीशंस में चीज और बन आपके लिए एक्सेस में है. जो चीज कम क्वांटिटी में है, जो पहले कंज्यूम हो जाएगी, जो पहले यूज हो जाएगी और खत्म हो जाएगी, दैट इज कबाब. इन अ सेम वे जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं, दैट यू हैव अ A plus B reagent and they are making C product. इनमें एक आपने एक्सेस में ले लिया, फॉर एग्जांपल बी को आप एक्सेस में ले रहे हैं एंड यू आर टेकिंग ए इन अ स्पेसिफिक अमाउंट, लिमिटेड अमाउंट, लाइक यू आर टेकिंग 2 grams, 2 grams of A, but you are taking B in excess. So A is a limiting reactant. जो A है वो आपका limiting reactant है. आगे चलते हैं. Limiting reactant के बारे में कुछ बातें करते हैं. It must be consumed earlier. वो पहले consume हो जाना चाहिए. Is consumed earlier. It's very important कि वो सबसे पहले consumed हो जाए, ठीक है. सबसे मेन जो इसका एक करेक्टरिस्टिक्स होना है, कंज्यूम्ड अर्लियर. सेकंड पॉइंट इज इन लेसर क्वांटिटी, लेसर अमाउंट. लेसर अमाउंट में होना चाहिए
कौन सी लेसर अमाउंट, जो कि एक स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट होती है केमिकल रिएक्शन में। अगर आपका जैसे हेबर प्रोसेस है, उसमें आपको 1 मोल चाहिए नाइट्रोजन और 3 मोल्स चाहिए हाइड्रोजन के टू मेक अ अमोनिया के 2 मोल्स बनाने के लिए। तो ये एक स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट है। आपकी स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट से जिस चीज की अमाउंट कम होगी, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो इट मस्ट बी इन अ लेसर देन स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट। उसके बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट लिमिटाइज द केमिकल रिएक्शन। लिमिटिंग रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन को लिमिटाइज कर देता है। वो केमिकल रिएक्शन फर्दर प्रोसीड ही नहीं करेगा क्योंकि आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। उसके बाद लिमिटाइज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट, आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। लिमिटाइज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। कैसे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को लिमिटाइज करेगा? बिकॉज स्टार्टिंग में खुद ही कंज्यूम हो गया, और स्टार्टिंग में जब कंज्यूम हो जाएगा, स्टिचियोमेट्रिक, किसी ने क्वेश्चन किया चैट में, स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट का मतलब बेटा जैसे केमिकल रिएक्शन है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. Nitrogen is reacting with the 3 moles of hydrogen to make a ammonia. This is a Haber process, ठीक है। इसमें हम अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और 2 मोल्स अमोनिया के बनते हैं। तो 3 मोल्स यानी कि इतनी अमाउंट हाइड्रोजन की होगी, इतनी अमाउंट नाइट्रोजन की होगी, तो ही इतनी अमाउंट प्रोडक्ट की बनेगी। इन केस मैं ले लेती हूँ 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, बट मैं नाइट्रोजन की अमाउंट चेंज नहीं कर रही, दिस इज अ स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट, ठीक है। नाइट्रोजन की अमाउंट चेंज नहीं कर रही और अमोनिया बन रहा है, तो अमोनिया कितना बनेगा? ऑब्वियसली अमोनिया अब भी 2 मोल्स ही प्रोड्यूस होगा, बिकॉज मैंने नाइट्रोजन की अमाउंट तो चेंज ही नहीं की। सो स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट वो होती है जिस अमाउंट पर केमिकल्स रिएक्ट करके एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि ये डबल हो जाए, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन डबल कर दिया और मैं चाहती हूँ अब 4 मोल्स बने, तो इसके लिए मुझे चाहिए था कि मैं नाइट्रोजन के भी 2 मोल्स लेती। इज इट क्लियर? ये होती है स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट। अगर मैं नाइट्रोजन के डबल नहीं करती, सिर्फ हाइड्रोजन की अमाउंट डबल कर देती हूँ, तो मेरे रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी अमाउंट उतनी ही बनेगी। तो स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट वो होती है जो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिक्वायर्ड होती है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब हम बात कर रहे थे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो कि पहले कंज्यूम हो जाए, जो कि कम अमाउंट में हो स्टिचियोमेट्री में, और लिमिटाइज कर दे केमिकल रिएक्शन को और आपके प्रोडक्ट को भी लिमिटाइज कर दे। एंड द लास्ट थिंग इट गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। और लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाए जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको देता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट गिव यू लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये पॉइंट्स आपने बिल्कुल नहीं भूलने। लिमिटिंग रिएक्टेंट को पढ़ते हुए आपके माइंड में होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट विल प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रॉब्लम्स करते हुए और क्लियरली समझ आ जाएगा, और इसको माइंड में रखिएगा। सो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस आर रिएक्टिंग विद ईच अदर एंड मेकिंग 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन के भी 2 मोल्स चाहिए। इफ देयर आर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन and 2 moles of oxygen are made to react, then 2 moles of water will form. ज्यादा नहीं बनेंगे, क्योंकि स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट के अकॉर्डिंग आप ऑक्सीजन के 2 मोल्स लेते हैं तो हाइड्रोजन के आपको फिर 4 मोल्स लेने चाहिए, डबल अमाउंट लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन की अमाउंट चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ ऑक्सीजन की अमाउंट एक्सेस में कर रहे हैं या उसको बढ़ा रहे हैं, तो भी आपका प्रोडक्ट वो ही बनेगा, उसी अमाउंट में बनेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्ट, तो आपको दूसरे रिएक्टेंट की अमाउंट भी बढ़ानी पड़ेगी। तो एक आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है जो रिएक्शन को लिमिटाइज कर रहा होता है, अपने अकॉर्डिंग मूव करवाता है। इज इट क्लियर? क्लियर है फैजान, शाजिल?
ओके, आगे मूव करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है मिस, फायदा क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट का? केमिस्ट्री में, साइंसेस में हम कोई भी चीज विदाउट एनी बेनिफिट नहीं कर रहे होते। देयर मस्ट बी द सिग्निफिकेंस, द बेनिफिट्स ऑफ समथिंग इन साइंस। तो केमिस्ट्री में भी लिमिटिंग रिएक्टेंट इस टॉपिक को पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट यही है कि आपका रिएक्टेंट वेस्ट नहीं होगा। जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है, आपको पता है जो हम केमिकल्स बाय करते हैं दोज आर वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आपका कोई केमिकल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और आप उसको एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट ले लेते हैं, एक्सपेंसिव केमिकल को एज अ लिमिटिंग कम क्वांटिटी में ले लेते हैं कि वो पूरा यूज हो जाए और वेस्ट ना हो। जैसे हम कबाब की बात कर रहे थे, वो 3 थे, तीनों ही यूटिलाइज हुए, कुछ वेस्ट नहीं हो रहा था। तो कंसीडर कर लें कि वो कबाब एक्सपेंसिव है सारी चीजों में, और इसलिए हम चाह रहे हैं कि उसकी कम क्वांटिटी हो और बाकी रिएक्टेंट्स के साथ जितना रिएक्ट करना है कर जाए। बाकी रिएक्टेंट्स बेशक बच जाएं क्योंकि वो चीप होंगे, एक्सपेंसिव नहीं होंगे, और जो एक्सपेंसिव वन है वो पूरा यूटिलाइज हो जाए। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट कि आपका एक्सपेंसिव रिएक्टेंट, रिएजेंट, केमिकल वेस्ट नहीं होता लैब्स में। हम हमेशा एक्सपेंसिव रिएजेंट को कम क्वांटिटी में लेते हैं, और जो एक्सपेंसिव नहीं होते, उनकी ज्यादा कॉस्ट नहीं होती, उन्हें हम कम क्वांटिटी में लेते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। तो एक्सपेंसिव जो आपका रिएक्टेंट है उसे आप कम क्वांटिटी में लें ताकि वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। और समटाइम्स हम ये कर रहे होते हैं कि जो वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट टू मेक द रिएक्शन फास्टर। समटाइम्स एक और सेकंड सिग्निफिकेंस की बात हो गई कि समटाइम्स हम रिएक्टेंट को कम क्वांटिटी में इसलिए भी ले लेते हैं कि रिएक्शन फास्ट हो जाए। अब मैंने एक रिएक्शन करवाया फॉर एग्जांपल Mg प्लस HCl के बीच में, ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम जब प्रॉब्लम कर रहे थे उसमें ये रिएक्शन किया था। तो फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ मैग्नीशियम को इसमें ज्यादा क्वांटिटी में और HCl को भी ज्यादा, दोनों ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में है, तो ऐसे रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं अगर मैग्नीशियम की क्वांटिटी कम ले लूं और HCl ज्यादा ले लूं, तो HCl तो बहुत सारा है, तो हर तरफ से इसे सराउंड करेगा, थोड़ी क्वांटिटी जो है, जो कम क्वांटिटी है मैग्नीशियम की, और उसके साथ जल्दी से रिएक्ट कर लेगा। तो व्हेन यू आर टेकिंग समथिंग इन अ लिमिटेड अमाउंट, तो रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं। थर्ड सिग्निफिकेंस, टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। कंसंट्रेशन का रेट पर क्या इफेक्ट है? हम केमिस्ट्री में बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ते हैं कि कंसंट्रेशन कम या ज्यादा करने पर रेट बढ़ेगा या कम हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा केमिकल रिएक्शन 2 साल, 4 साल, 10 साल या 5 साल में हो। हम चाहते हैं हमारा केमिकल रिएक्शन 2-3 मिनट्स में हो जाए। तो इफ यू वांट कि आपका केमिकल रिएक्शन जल्दी प्रोसीड कर जाए, आपको ज्यादा वेट ना करे, तो फिर आप उसके लिए फैक्टर्स पढ़ते हैं कि कौन से फैक्टर्स मेरे केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देंगे, उसका रेट बढ़ा देंगे। रेट मीन स्पीड ऑफ द रिएक्शन। सो दैट्स व्हाई लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें कंसंट्रेशन का फैक्टर रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस में स्टडी करने के लिए बहुत हेल्प आउट करता है। तो 3 हमने इसके सिग्निफिकेंस पढ़े। एग्जाम में अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट के सिग्निफिकेंस बता दें, तो आपने ये 3 पॉइंट्स देखने हैं। और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इज कंज्यूम अर्लियर, लेसर देन स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट, लिमिटाइज द केमिकल रिएक्शन, लिमिटाइज द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड गिव यू द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। सिग्निफिकेंस में आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है तो आपका वेस्ट नहीं होता, पूरा यूटिलाइज हो जाता है, और आपका जो है वो फास्टर कर देता है केमिकल रिएक्शंस को, अगर आप लिमिटेड रिएक्टेंट ले रहे हैं एक। और थर्ड वन आपको याद होना चाहिए कि आपको रेट्स की कैलकुलेशन में कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ द रिएक्शन पे, उसकी स्टडी में बहुत हेल्प आउट करता है। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट? आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं बताएगी कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अभी हम जो प्रॉब्लम करेंगे ना, तो जो देखने में आपको लिमिटेड लग रहा होगा ना, जैसे अभी मैं कह रही थी कि नाइट्रोजन की कम अमाउंट है हेबर प्रोसेस में, हाइड्रोजन की ज्यादा है, जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन जो है वो आपका एक्सिस में हो और नाइट्रोजन लिमिटेड हो। एक केमिकल इक्वेशन, लिखी हुई केमिकल इक्वेशन आपको नहीं बता सकती, इसके लिए आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। सो इट्स समथिंग डिफरेंट। तो आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट जानने के लिए एक रिएक्शन की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं बताएगी, वो आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही थी। एक बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं बताती कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जो देखने में कम क्वांटिटी में लग रहा होता है, समटाइम्स वो
आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता। तो ये आपको बताती है केमिकल आपकी कैलकुलेशंस। सो कैसे पता चलता है, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे होती है। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए रिएक्टेंट्स के। ठीक है, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए। दूसरा स्टेप, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आप रिएक्टेंट्स के मोल कैलकुलेट कर लीजिए, आप उसके बाद प्रोडक्ट के मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए। अब प्रोडक्ट के मोल्स कैसे कैलकुलेट होंगे, वो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो लगाएंगे। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स का रेशियो लगेगा, जो स्टिशियोमेट्री है आपकी, आपने वो वाले रूल्स अप्लाई करने। ठीक है, सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट के मोल रेशियो लगा के कैलकुलेट होंगे। थर्ड स्टेप में आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट व्हिच प्रोड्यूस द लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। अब आपके पास फॉर एग्जांपल दो रिएक्टेंट है ए और बी, दोनों से आपने प्रोडक्ट का मोल रेशियो लगाना है। ए और बी में जो भी कम मोल्स प्रोड्यूस कर रहा होगा प्रोडक्ट के, ए अगर सी के प्रोडक्ट मोल्स कम प्रोड्यूस कर रहा है तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, अगर बी सी के कम मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है तो बी लिमिटिंग रिएक्टेंट है। बाय दिस यू कैन कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएक्टेंट, वरना आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखकर नहीं पता चलता। तो कौन कम मोल्स, मैं बार बार कह रही हूँ, जो भी रिएक्टेंट कम मोल्स प्रोड्यूस करेगा प्रोडक्ट के, दैट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो थर्ड स्टेप में आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा रिएक्टेंट जो कि कम मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट प्रोड्यूस लीस्ट मोल। जी, होपफुली आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम आपके सारे हम जो एग्जांपल करने जा रहे हैं, बुक की एग्जांपल नंबर 13, अगर आपकी बुक ओपन हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जांपल नंबर 13 जब हम करेंगे तो आपको जहां पर भी प्रॉब्लम होगी इस टॉपिक को समझने में वो क्लियर हो जाएगी होपफुली, और फिर भी ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं एग्जांपल नंबर 13, आपकी बुक का पेज नंबर 21 है, आप देखिए। अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर टू सॉलिड्स। अमोनिया गैस प्रिपेयर हो रही है व्हेन यू आर हीटिंग टू सॉलिड्स। कौन कौन से सॉलिड्स हैं? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, sorry not calcium carbonate, calcium hydroxide. When ammonium chloride and calcium hydroxide are reacting together, they are making ammonia. और सिर्फ अमोनिया नहीं बन रही होती obviously, इसके साथ और भी प्रोडक्ट्स होते हैं। So it making ammonia plus calcium chloride plus water. इस इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। So 2 here, 2 moles of ammonia and 2 moles of water. इक्वेशन आपको अगर एग्जाम में नहीं इनकेस लिखी होती तो आपको खुद बनानी आनी चाहिए। एग्जाम प्रॉब्लम्स इतने अच्छे से प्रिपेयर हो के आप इक्वेशन खुद से लिख सकते हो। ठीक है, तो दे आर सेइंग कि अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं और अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकंड बात कह रहे हैं, इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ई सॉलिड, ये जो आपके सॉलिड्स हैं ये दोनों 100 ग्राम्स हैं। सो 100 ग्राम्स अमोनियम क्लोराइड है और 100 ग्राम्स ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों 100 ग्राम्स है। अब बैलेंस के ये जो इक्वेशन है बैलेंस, इसमें तो आपको लग रहा होगा कि शायद ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लेकिन मैंने आपसे कहा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको नहीं बताती। दोनों के सेम ग्राम्स लिए, सो लेट्स सी दोनों के सेम ग्राम्स लेने पर कौन जो है वो कम अमोनिया बना रहा है। जो इन दोनों में से कम अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, दैट वन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनके मोल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहला यही देखा था आइडेंटिफिकेशन में कि मोल्स कैलकुलेट करें रिएक्टेंट के और फिर प्रोडक्ट के मोल्स कैलकुलेट करें। तो सबसे पहला स्टेप हमने रिएक्टेंट के मोल्स करने हैं। ग्राम्स गिवन है
मोलर मैसेज आप खुद निकाल सकते हैं, मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो अमोनियम क्लोराइड का अगर मैं मोलर मास निकालना चाहूँ तो आपको पता है नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन 4 हो गई, प्लस 35.5, सो इट विल बी, अमोनियम क्लोराइड का मोलर मास हो जाएगा 53.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकाल लीजिए, कैल्शियम का 40 होता है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो ऑक्सीजन का एक एटम का 16 होता है, 16 2s, और हाइड्रोजन के 2 एटम्स, इन सबको ऐड कर दीजिए, सो इट विल बी 74 ग्राम पर मोल। सो दोनों के मोलर मैसेज निकाल लेंगे, ग्राम्स पता है, मोलर मैसेज पता है, इन्हें डिवाइड कर दीजिए, ग्राम्स को मोलर मैसेज से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, 100 ग्राम को डिवाइड करते हैं 53.5 से, आपके पास मोल आ जाएंगे 1.87 मोल्स अमोनियम क्लोराइड के। 100 को डिवाइड करते हैं 74 ग्राम पर मोल से, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स आ जाएंगे, दैट विल बी 1.35 मोल्स। ठीक हो गया, दोनों के मोल्स, सबसे पहला स्टेप हमारा आइडेंटिफिकेशन का हो गया, दोनों के हमें मोल्स पता चल गए हैं। सेकंड स्टेप, मोल्स निकालने के बाद हमने देखना है कि कौन प्रोडक्ट के कितने मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों के अकॉर्डिंग देखना है। अमोनियम क्लोराइड के अकॉर्डिंग भी देखना है कि ये कितना अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अकॉर्डिंग भी देखना है कि आपके पास ये कितने मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दोनों के अकॉर्डिंग देखना है। क्वेश्चन में हमने पार्ट ए में कैलकुलेट करने के लिए कहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया, हमें ग्राम्स निकालने अमोनिया के, तो पहले हमें ये तो पता चल जाए कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इन दोनों में जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वही अमोनिया की ग्राम्स करेक्टली बताएगा, क्योंकि वो तो खत्म हो जाएगा पहले यूटिलाइज होके, तो उसने जितनी अमोनिया बनाई है बेसिकली वो ही ग्राम्स हैं अमोनिया के जो रिएक्शन में प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि उसने अमोनिया बना के खुद डिसअपियर हो जाना है, यूटिलाइज हो गया, वो मीडियम में नहीं है। आगे चलते हैं जी। अमोनियम क्लोराइड के हमने पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मोल्स देखते हैं, रेशियो लगाने के लिए पहले तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखेंगे। तो अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल्स अमोनिया के 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, तो लिख लेते हैं 2 moles of ammonium chloride will produce 2 moles of ammonia if there are, अभी हमने यहाँ पर इस स्टेप में देखें, ये इस स्टेप में ये हमने मोल्स निकाले अमोनियम क्लोराइड के 1.87, if there are 1.87 moles of ammonium chloride, तो अमोनिया के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, तो आपको पता है 2 मल्टीप्लाई विद द 1.87 डिवाइड विद द 2 इस 2 से, तो आपको पता है जब सेम रेशियो हो तो सेम ही मोल्स आ जाते हैं, 2 से 2 कैंसिल, सेम रेशियो 1.87 मोल्स। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अकॉर्डिंग सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, लिख लेते हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब हम देख लेते हैं हमने मोल्स कितने निकाले थे इसके, 100 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं, 100 ग्राम में होते हैं 1.35 मोल्स, तो लिख लेते हैं if there are 1.35 moles of calcium hydroxide then how many moles of ammonia will produce, so 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 1.35 से, बाद में लिखी हुई वैल्यू को नीचे वाली फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और जो सबसे पहले आपने लिखा होता है उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो आप जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.35 से, 1 से डिवाइड करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.70 मोल्स। अब मुझे बताइए कि अमोनियम क्लोराइड का मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है। जी फैजान, जुनेद, मोमिना, which one is producing less moles? अमोनियम क्लोराइड, फैजान, जुनेद, अमोनियम क्लोराइड, यस
अमोनियम क्लोराइड जो है वो कम मोल्स प्रोड्यूस करे, जबकि अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें तो इसके तो रिएक्टेंट के 2 मोल्स हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1 है। सो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप क्लियरली आइडिया नहीं लगा सकते कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अमोनियम क्लोराइड कम मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मींस अमोनियम क्लोराइड इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिमिटिंग नहीं है, ये आपके मीडियम में रह जाएगा। सो अब ये जो मोल्स हैं अमोनिया के, ये बेसिकली प्रोड्यूस होंगे, ये मोल्स अमोनिया के प्रोड्यूस नहीं होंगे बिकॉज दिस इज नॉट अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो अमोनिया के जो मोल्स प्रोड्यूस होने हैं वो है 1.87। हमें पहले पार्ट में कहा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया, तो कैलकुलेट कर लें, हमने मास कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का मास कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए अमोनिया के मोलर मास से, मोल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे मोलर मास से तो आपके पास ग्राम्स आ जाएंगे, यानी कि मास आ जाएगा। मोल्स हैं 1.87, मोलर मास अमोनिया का होता है 14 + 3 इट्स 17 ग्राम पर मोल। सो 1.87 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 17 से, योर आंसर विल बी 31.79 ग्राम। आपका पार्ट ए कैलकुलेट हो गया है, आपको ग्राम्स कैलकुलेट करने थे एंड वी हैव कैलकुलेटेड दी ग्राम्स। इज इट क्लियर? आगे चलें। बी पार्ट है कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। वो एक्सेस अमाउंट कैलकुलेट करके बताइए जो रिएजेंट की बच गई है। दे आर सेइंग जो रिएजेंट की अमाउंट जो एक्सेस में था जो बच जाएगी पूरा रिएक्शन होने के बाद, वो अमाउंट जरा हमें बताएं। सबसे पहले ये बताने के लिए आपको ये पता हो कि एक्सेस में है कौन, था कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड तो लिमिटिंग था, तो सेकंड तो यही बचता है, तो दिस वन इज इन एक्सेस, ये था एक्सेस में, ठीक है, दिस वन वाज इन एक्सेस। अब हमें जानना है कि इसके कितने मोल्स ने अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स ने आप रिएक्ट कर लिया है अमोनियम क्लोराइड के साथ और कितना बच गया है। तो अब हम रेशियो लगाएंगे अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच में। अमोनियम क्लोराइड का रिलेशन, जी अमोनियम क्लोराइड का रिलेशन लगा लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब हमने इसके लिए भी पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखनी है, तो जी पहले स्टेप पर आते हैं। जी 2:1 का रेशियो है, इसके 2 मोल्स इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो लिख लेते हैं 2 moles of ammonium chloride will react with 1 mole of कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स क्यों कैलकुलेट कर रही हूँ मैं, ताकि मुझे पता लग जाए कि कितना अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर चुका है। मुझे ये भी तो जानना है कि कितने बन कबाब के साथ कंबाइन हो गए हैं और कितने बच गए हैं, तो उसके लिए मुझे उन दोनों का रेशियो देखना पड़ेगा ना, कि कितने बन रिएक्ट कर जाएंगे वो लिमिटेड कबाब के साथ, तो मुझे वो चेक करना पड़ेगा। तो मैं यही चेक करने जा रही हूँ। पहले मैंने रेशियो लगा लिया मोल का बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि अमोनिया के 2 मोल्स हों तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन अभी हमने कैलकुलेशन की कि 100 ग्राम में अमोनियम क्लोराइड के मोल्स होते हैं 1.87। तो अगर 100 ग्राम मैंने अमोनियम क्लोराइड लिया है और उसमें मोल्स हैं 1.87, तो फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इसके साथ कितने मोल्स रिएक्ट कर जाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स 1.87 के साथ रिएक्ट कर जाएंगे अमोनिया बनाने के लिए। तो लेट्स डू इट। इस 1 को इस 1.87 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 के साथ अगर आप कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू सेम रहती है, और डिवाइड करना है आपने इसे 2 के साथ। तो जब आप इसे 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.935 मोल्स। इट मींस कि 1.87 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड के साथ 0.935 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं। इतने तो करते हैं रिएक्ट। दे आर आस्किंग इन अ क्वेश्चन, अगर पार्ट बी आप दोबारा और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, दे आर आस्किंग दैट कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट
अनरिएक्टेड। दे आर सेइंग कि एक्सेस में कौन है, ठीक है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन कितना बच जाएगा लेफ्ट अनरिएक्टेड, जो रिएक्ट नहीं हुआ, ये तो रिएक्ट हुआ है 0.935, ये तो रिएक्ट हुए हैं, हमने अनरिएक्टेड बताना है जो रिएक्ट नहीं हुआ। सो लेट्स डू इट। अगर आपको पता हो 100 ग्राम में, अभी हमने पीछे सबसे स्टार्ट में कैलकुलेशन की थी, हियर 100 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अमाउंट ली है हमने केमिकल रिएक्शन में, इट हैविंग 1.35 मोल्स, इतने तो टोटल मोल्स थे मीडियम में, 1.35 थे क्योंकि हमने 100 ग्राम्स लिया है, लेकिन रिएक्ट सिर्फ हुए हैं 0.935। सो इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने नहीं रिएक्ट हुए, तो 1.35 जो टोटल मोल्स थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, उससे आपने माइनस कर देना, उसमें से आपने माइनस कर देना जो रिएक्ट कर गए हैं 0.935, तो आपके पास अनरिएक्टेड मोल्स आ जाएंगे, अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अनरिएक्टेड मोल्स का आपको आइडिया हो जाएगा। ये तो थे जो 10 ग्राम्स आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीडियम में डाला, रिएक्शन मिक्सचर में डाला, और इतने मोल्स थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, लेकिन इतने तो रिएक्ट नहीं किए क्योंकि हमारे पास अमोनियम क्लोराइड लिमिटेड था, तो लिमिटेड के साथ कितने रिएक्ट कर गए 0.935, तो रिमेनिंग कितने रह गए, अगर आप इसे माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.415 मोल्स। ये वो मोल्स हैं जो मीडियम में अनरिएक्टेड रह गए हैं। दे आर आस्किंग एक्सेस अमाउंट, अमाउंट पूछिए, मोल्स नहीं पूछे ना, तो मोल से हम मैस निकाल सकते हैं, अमाउंट का मतलब होता है आपने मैस कैलकुलेट करना है। तो मोल्स का आपको आइडिया हो गया कि 0.415 मोल्स हैं, तो मैस कैलकुलेट हो जाएगा। मैस आपको पता है, सिंपल फॉर्मूला मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, ठीक है। So moles is 0.415 moles multiply with the molar mass. Molar mass किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हम मास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जो अनरिएक्टेड है, तो हमें इसका पता है, हम स्टार्टिंग में मोलर मास निकाल चुके थे, दैट वाज 74 ग्राम पर मोल। तो 0.415 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 74 से, योर आंसर विल बी 30.71 ग्राम्स। ये आपका आंसर है जी। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे लिमिटिंग रिएक्टेंट का प्रॉब्लम ना समझ आया हो, मुझसे अभी पूछ सकते हैं। बार बार बताया है कि आपको लिमिटिंग रिएक्टेंस, स्टिचियोमेट्री, यील्ड, एम्पिरिकल फॉर्मूला, इन चारों टॉपिक्स में कोई ना कोई एक प्रॉब्लम हर साल बोर्ड में आपका सबसे पहला क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहला बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपने ये अच्छे से टॉपिक प्रिपेयर कर लेना है, और बहुत इजी है। ये टॉपिक्स करने से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज भी कवर हो जाते हैं। सो मुझे बताइए किसी को अगर ना समझ आया हो जी, कोई बच्चा जिसे ना समझ आया हो, एंड से नहीं आया फैजान को। बेटा पार्ट 2 में दे आर सेइंग, अगर आप अपनी बुक में क्वेश्चन देख रहे हो मेरा बच्चा, वो कह रहे हैं कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। वो रिएजेंट बताएं जो एक्सेस अमाउंट में यूज कर रहे थे हम, और जो रह गया है, जो बच गया है, जो एक्सेस अमाउंट में था और बच गया है लेफ्ट अनरिएक्टेड, वो रिएक्ट ही नहीं हुआ। स्टार्टिंग में हम देख चुके हैं, जब अगर हम पहले स्टेप पे चले जाएं, कि दोनों के 100 ग्राम्स थे। अब हमें पता है दोनों में 100 ग्राम तो हैं, लेकिन कोई एक तो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, पूरा यूज नहीं होगा। तो हमने मोल्स की मदद से आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पर कि अच्छा लिमिटिंग रिएक्टेंट अमोनियम क्लोराइड है, क्योंकि वो अमोनिया के कम मोल्स बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2.70 मोल्स बना रहा है, तो ये तो नहीं है। तो इसका मतलब है अगर ये लिमिटिंग नहीं है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये एक्सेस में है। अब ये एक्सेस में है और ये प्रोड्यूस करता है 2.70, लेकिन अमोनिया के तो 2.70 मोल्स नहीं बन रहे, क्योंकि जितने लिमिटिंग बनाना चाहेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट उतने ही बन सकते हैं अमोनिया के, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट अमोनिया के मोल्स बना के गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इट मींस अमोनिया के तो 1.87 ही बनने हैं जितने अमोनियम क्लोराइड ने बनाने हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना अनरिएक्टेड बच जाएगा, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको इसके स्टार्टिंग के मोल्स पता हो। इसके स्टार्टिंग के मोल्स हैं 1.35, ठीक है। इस स्टेप में इसके स्टार्टिंग में मोल आपको आइडिया है कि 1.35 है यहाँ पर।
अब ये भी तो बताइए कि इस 1.35 में से कितने रिएक्ट कर गए थे, ताकि आपको जो अनरिएक्टेड है वो पता चल जाए। कितने रिएक्ट कर गए हैं वो भी तो जानना जरूरी है। तो वो जानने के लिए हम रेशियो लगाते हैं अमोनियम क्लोराइड, जो कि दूसरा रिएक्टेंट है, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, उसके साथ। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो कि अमोनियम क्लोराइड था, उसके साथ मैंने इसका मोल का रेशियो लगा लिया। अब मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखा कि 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम में हमने 10 ग्राम लिए थे अमोनियम क्लोराइड। तो 10 ग्राम अमोनियम क्लोराइड के पास 1.87 मोल्स होते हैं। तो अगर सिस्टम में 1.87 मोल्स हैं अमोनियम क्लोराइड के, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने रिएक्ट करेंगे, क्योंकि सारा तो नहीं कर सकता, ये है ही एक्सेस में। तो हमने ये रिलेशन लगा के चेक कर लिया, दैट वाज 0.935 मोल्स। तो ये तो 0.935 मोल्स बने। तो अगर मैं 1.35 में से माइनस कर दूं 0.935, तो बच जाते हैं 0.415 मोल्स। तो ये मोल्स बच गए हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, जो रिएक्ट नहीं हुए। तो ये बचे हुए मोल्स मुझे इसका मास बता देंगे। मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोलर मास से, तो मेरे पास आ गए ग्राम्स, 30.71 ग्राम्स। ये वो ग्राम्स हैं जो अनरिएक्टेड हैं सिस्टम में। 100 में से 100 ग्राम्स में से ये 30 ग्राम रिएक्ट नहीं करेंगे। अब क्लियर है?